आरोग्य। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अपूर्वा और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, अगर आप ओबीज है या फिर पूरे दिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन रहता है तो आपको जरूरत है डिटॉक्सिफिकेशन की। क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन के फायदे क्या है, ये सब बताने के लिए हमारे बीच आज है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर अविनाश शिंपी, जो आयुर्वेद में एमडी है और पिछले 10-12 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। आजकल डिटॉक्सिफिकेशन ये वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है, पर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है ये आप बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन ये जो वर्ड है ये आधुनिक वर्ड है। आजकल मॉडर्न जमाने में बहुत से लोग डिटॉक्सिफिकेशन करना है इस तरीके से पंचकर्म क्लिनिक या आयुर्वेदिक क्लिनिक में आते हैं। तो आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि शरीर की जो शुद्धिकरण, इसके लिए पंचकर्म के उपचार बताए गए हैं। तो पंचकर्म यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे जनरली सामान्यतः कहा जाता है। शरीर में जो भी गंदगी है, जो भी बीमारियां उस गंदगी के कारण हो रही है, उसके लिए पंचकर्म की चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णन की गई है। वात, पित्त, कफ ये 3 दोष शरीर में होते हैं और उनकी चिकित्सा के लिए ये पंचकर्म का वर्णन किया गया है। परंतु आजकल के जो लोग खाने पीने में जंक फूड खाते हैं, चाइनीज वगैरह खाते हैं या फिर जो बाहर का खाना खा रहे हैं, उसके कारण शरीर में बहुत सारी गंदगी जमा होती है और जिसके कारण बहुत सी बीमारियां देखने को मिल रही है, जैसे कि एसिडिटी हो गई, पाचन तंत्र की बीमारियां हो गई, आईबीएस है, ग्रहणी है। इनको जो आजकल ज्यादा करके देखा जा रहा है, बड़े बूढ़ों नौजवानों में तक देखा जा रहा है। साधारणतः कोई भी बीमारी अगर आप देखेंगे पुराने काल में तो यह बीमारियां 40-50 के बाद में देखी जाती थी, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से सारी बीमारियां जो है वो 20 की उम्र के बाद ही दिखनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय में अगर आप पंचकर्म यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी आयुर्वेद वैद्य के चिकित्सालय में जाकर अगर उनसे ये पंचकर्म करवा लेंगे तो आपको इन सारी बीमारियों से छुटकारा आसानी से मिल सकता है। और उसी प्रकार आपको लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसे होनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन भी आपको आयुर्वेद वैद्य करेंगे। और ये सब आयुर्वेद में वर्णित है, जिसे कि दिनचर्या और ऋतुचर्या ऐसा कहा गया है। दिनचर्या यानी कि शुरुआत सुबह की कैसे होनी चाहिए और सुबह से लेकर रात तक का हमें क्या क्या करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और ऋतुचर्या यानी कि जो सीजनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि वसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इसके अनुसार कैसे हमारी चर्या होनी चाहिए, यानी कि कैसे लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, उसके बारे में हम आयुर्वेद में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, चिकित्सक आपको अच्छी तरह से समझा सकता है। ओके, तो क्या डिटॉक्सिफिकेशन के या पंचकर्म के अलग अलग प्रकार भी होते हैं? जैसे आप अभी बोल रहे थे ऋतुओं के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से सब कुछ चेंज होता है, तो क्या पंचकर्म के अलग अलग प्रकार भी होते हैं? जी बिल्कुल। पंचकर्म इस शब्द में ही पंच मतलब 5 ऐसे उसके प्रकार बताए गए हैं। जो प्रमुख 5 कर्म है उसे वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण, नस्य यह कहा गया है। तो अभी इसके अलावा भी एक्चुअली पंचकर्म के प्रकार है, जैसे कि शिरोधारा है, उसके बाद कटी बस्ती है, जानु बस्ती है, हृदय बस्ती है, शिरो बस्ती भी है। और इसके अलावा आंखों के लिए आंचोतन, तर्पण, पुटपाक, ये सारे पंचकर्म के प्रकार ही होते हैं। जैसे कि ये वमन कफ के लिए बताया गया है। जो कफ जनरली जो टर्म कहा जाती है, मतलब कि लोग कहते हैं कि कफ हो गया है, तो वो कफ जो है वो मल स्वरूप है, लेकिन जो दोष स्वरूप बताया गया है आयुर्वेद में, जो वात, पित्त और कफ, ये जो उसमें से जो दोष स्वरूप जो बताया गया है कफ, उसके लिए वमन किया जाता है। उसी तरह विरेचन या पित्त के लिए किया जाता है। इसमें भी वैसे ही है, जो पित्त मतलब जनरली एसिडिटी हो जाती है तो मुझे पित्त हो गया, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये जो पित्त है ये मल स्वरूप है, और जो दोष स्वरूप पित्त है उसके लिए विरेचन यह कर्म कहा गया है। और बस्ती उसी तरह वात के लिए कहा गया है। रक्त मोक्षण, ये रक्त में जो दुष्टि है उसके लिए कहा गया है। नस्य यह जो पंचकर्मक बताया गया है, वो जो गर्दन के ऊपर की बीमारियां है, जो गले के ऊपर कफ का अधिष्ठान है, उसके लिए यह नस्य किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि नाक के द्वारा मतलब नोस्ट्रिल से दवाई अंदर नाक में दवाई छोड़ी जाती है और उससे कफ की व्याधियां या गले के ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत होने वाली व्याधियों के ऊपर पंचकर्म किया जाता है। नस्य के अलावा भी जैसे कि कटी बस्ती, जानु बस्ती और जैसे मैंने कहा नेत्र के रोगों में अंचोतन, तर्पण, पुटपाक यह सब किया जाता है।
तो ये जो पंचकर्म है विविध व्याधियों के लिए और उनके उपचार के लिए ये पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म कब किया जाता है? जब दोषों की स्थिति जो कि उसके स्थान से, दोष उनके स्थान से जब बाहर आने लग जाते हैं और बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं, तब पंचकर्म किया जाता है। अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे अलग अलग टाइप के पंचकर्म, और आपने अलग अलग दोषों के, अलग अलग व्याधियों के भी नाम लिए, तो किस प्रकार का पंचकर्म किस दोष के लिए किया जाता है? जी बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। इन इतने सारे पंचकर्मों का कौन से व्याधियों में इस्तेमाल किया जाता है, ये अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि वमन ये पंचकर्म है, अभी ये कफ के लिए किया जाता है। तो जब ये जनरली मतलब आप कफ के लिए बोल रहे हैं, तो इसके कफ के अंतर्गत कितने व्याधि होते हैं, तो उसके 20 व्याधियां आयुर्वेद में बताई गई है। जैसे कि आप प्रतिशाय ले ली, यानी कि जो सर्दी जुकाम होते रहते हैं, बार बार होने वाली सर्दी जुकाम है, ऐसे में पंचकर्म करना और उसके लिए वमन पंचकर्म करना या नस्य पंचकर्म करना बहुत ही कारगर होता है। आप जब भी देखते हैं कि आजकल मुझे एसिडिटी हो गई, ऐसे लोग कहते हैं जो पित्त की तकलीफ है, छाती में जलन है या कंठ में जलन है, सिर में दर्द है, माइग्रेन जैसी तकलीफें है, तो उसके लिए पित्त की ये जो व्याधियां है उसके लिए विरेचन या पंचकर्म आयुर्वेद में बताया गया है। उसी तरह जो बूढ़े लोग हैं या फिर आजकल 40-50 के उम्र के बाद में घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, यहाँ तक कि 20-25 साल के युवकों को भी ये दर्द होने लग गया है, तो ऐसे समय में ये जो है ये वात दोष के विकृति के कारण होने वाली बीमारियां है। तो ये वात दोष की विकृति के लिए बस्ती या पंचकर्म बताया गया है। इसके अलावा रक्त मोक्षण, मतलब आपको रक्त की बीमारी, रक्त में जो दुष्टि होती है, उसके लिए आयुर्वेद में रक्त मोक्षण या पंचकर्म वर्णित है। जैसे कि युवाओं में आपने देखा रहेगा कि तारुण्य पिटिका यानी कि एक्ने, पिंपल्स, ये जो प्रॉब्लम आती है ये उनके रक्त धातु की दृष्टि के कारण होती है। जरूर ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होती है, लेकिन ये रक्त धातु से निगडित ऐसे बताया गया है। आयुर्वेद में जो 7 धातुएं बताए गए हैं उसमें से रक्त बहुत इंपॉर्टेंट धातु बताया गया है। इसके लिए जो पंचकर्म बताया गया है वो रक्त मोक्षण है। इसके 3 प्रकार है। रक्त मोक्षण में 3 प्रकार कौन से, तो उसमें जलों का अवचरण यानी कि लीच थेरेपी है। उसके बाद में सीरावेद यानी कि ब्लड लीटिंग, जो आपके क्यूबंडल फोसा से यानी कि हाथ से आपका खून थोड़ा सा निकाल दिया जाता है। उसके बाद में तुम्बी, लाबू, ऐसे भी अलग अलग रक्त मोक्षण के प्रकार है। तो जैसे लीच थेरेपी मतलब चेहरे पे अगर लीच लगाई जाए तो ये पिंपल्स, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व की जाती है। इसके अलावा भी स्किन डिसीजेस में रक्त मोक्षण का बहुत बढ़िया से काम होता है, जैसे कि सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है, या टीनिया जैसे है, या फिर बालों का झड़ जाना जिसमें आपको गंजापन ऐसी जो दिखता है, उसके लिए भी रक्त मोक्षण बहुत फायदेमंद दिखाई देता है। नस्य यानी कि बार बार छींक आना, जो कि सर्दी में दिखता है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में जो बार बार छींक आती है, सर्दी नहीं रहती लेकिन छींकें बहुत आती है, तो ऐसे समय में नस्य बहुत कारगर काम करता है। नाक में जो दवाई डाली जाती है उससे पहले स्नेहन स्वेदन मतलब उत्तमांग का, जो चेहरे का और गर्दन के ऊपर उसको तेल लगाकर मालिश करके उसके बाद में स्वेदन किया जाता है और उसके बाद में नाक में दवाई डाली जाती है। इस नस्य से ये जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह की तकलीफें बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। सिर के मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड भी बीमारियां रहेंगी उसके लिए भी नस्य बहुत फायदेमंद रहता है। तो इस प्रकार से ये सारे पंचकर्म इन व्याधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप जो बता रहे थे वो स्पेसिफिक दोष या व्याधि के लिए एक स्पेसिफिक प्रकार का आप पंचकर्म बता रहे थे, पर आजकल हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हफ्ते में एक बार डिटॉक्सिफिकेशन डाइट पे जाते हैं लोग, या डिटॉक्सिफिकेशन क्रैश कोर्स करते हैं या ऐसा कुछ। तो क्या ओवरऑल हेल्थ के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए हर प्रकार का पंचकर्म महीने में एक बार करना चाहिए, ऐसा कुछ है? महीने में एक पंचकर्म करना ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन घर में जो लंघन करते हैं यानी कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आज युग चल चुका है, उसमें लोग 8 घंटे तक कुछ खाते नहीं है, वो भी एक प्रकार है लंघन, उसे कहा जाता है आयुर्वेद में। उससे भी फायदे होते हैं, उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लेकिन लोग उपवास में बहुत कुछ चीजें खा भी लेते हैं, जैसे कि साबूदाना खिचड़ी हो गई या फिर वो अलग अलग प्रकार के उपवास के पदार्थ खा लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो जो पदार्थ है वो सारे पचाने में ज्यादा हार्ड टू डाइजेस्ट है, हेवी ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जैक्टली, हेवी डाइट है वो, तो लोगों को लगता है मैं हल्का खा रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं है। वो सारी उसमें तली हुई चीजें भी आती है, तो वो कैसे हल्का हो गया। तो उन्होंने ये समझना चाहिए कि लंघन मतलब जो आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कर रहे हैं वो अलग है और जो उपवास कर रहे हैं वो अलग है।
तो आप समझिए, अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए अगर आप लंघन कर रहे हैं, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर आप उपवास कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए कि एक ही बार खाना खाना चाहिए, दिन में एक ही बार भोजन करना, या फिर फलों का रस लेना, या फिर ऐसी चीजें खाना जो हल्की है, ना कि वो चीजें जैसे कि साबूदाना खिचड़ी वगैरह, या फिर ये जो चीजें तली हुई चीजें है, बटाटे के वेफर है, केली के वेफर है, वो सब चीजें तली हुई डीप फ्राइड चीजें, उससे उसको उतना फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था हमारे ऑडियंस के लिए। आगे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी आपने जो दोषों के नाम लिए या व्याधियों के नाम लिए, वो सब फिजिकल व्याधि थे। क्या मेंटल इश्यूज के लिए भी पंचकर्म यूज किया जा सकता है? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी क्या पंचकर्म यूज किया जा सकता है? डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, इन सारी चीजों के लिए क्या पंचकर्म का वापर किया जा सकता है? बहुत सही सवाल पूछा अपूर्वा जी आपने। यह जो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, आजकल क्लिनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन, काम के वजह से तान तनाव, चिंता, अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आना, लोग देर रात तक मोबाइल देखते हैं, फिर ये आदत बन जाती है और फिर आके मुझे बताते हैं कि सर हमें नींद नहीं आ रही है। तो ये जो तकलीफें है ना, उसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत बढ़िया पंचकर्म बताया गया है, जो कि शिरोधारा है। शिरोधारा यानी कि क्या होता है कि माथे पे अपना जो स्तपनी मर्म है, यहाँ पे धारा धरी जाती है तेल की, जो ये तेल की, तक्र की, या फिर कोई काढ़े की, या फिर स्वरस की, ऐसी धाराएं अलग अलग व्याधि के अनुसार अलग अलग पेशेंट को की जाती है। तो ये जो शिरोधारा है, इसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होता है मानस व्याधियों में। जिन जिन लोगों को गुस्सा आता है, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, महिलाओं में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन के वो शिकार रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो दबा दिया जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो और इसके लिए जो दूसरे शास्त्रों में जो दवाइयाँ हैं, वो उसमें नींद बहुत आना, या फिर उसकी वजह से उनका मतलब जो नेचुरल उनकी जो स्वभाव है उसमें काफी बदल, मतलब बहुत चेंजेस हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, पिंपल्स आने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है, जी, उसके साइड इफेक्ट्स काफी है। हाँ। और उसके कारण लोगों के स्वभाव में भी फर्क आ जाता है। अच्छा। अगर वो सालों तक वो दवाइयां लेते गए, हाँ। तो उनको मतलब दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती है, यानी कि साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन शिरोधारा में क्या है, कुछ नहीं, उनको सिर्फ आना है, 30 से 35 मिनट की शिरोधारा, तेल की धारा जो है वो कपाल पे अपने करनी है, और उससे उनको नींद ठीक से आना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, उनकी चिंता गायब हो जाना, इस तरीके से बहुत ही बढ़िया वंडरफुल रिजल्ट्स आपको देखने में मिलते हैं। तो मानस व्याधियों के लिए आयुर्वेद में दवाई भी है, और उसके साथ ही साथ में शिरोधारा जैसा पंचकर्म भी है। ओके, ग्रेट। अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है या सीवियर क्रॉनिक डिप्रेशन है, तो आप जो ये ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, शिरोधारा की ट्रीटमेंट, ये कितने समय तक लेनी पड़ेगी इफेक्ट्स दिखने के लिए? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। ये जो मतलब शिरोधारा है, इसकी समय सीमा तो वैसे 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन ऐसी हो सकती है, और एक समय में 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप शिरोधारा कर सकते हैं। दूसरा, वो पेशेंट यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी बीमारी क्या है, उसको कितने दिनों से, मतलब क्रॉनिक है या उसका अभी अभी कुछ महीनों से या कुछ दिनों से अगर उसको हो रहा है, तो उसके अनुसार ये उसका जो टाइम है, मतलब जो दिन मर्यादा है, वो कम से ज्यादा भी हो सकती है। कोई पेशेंट्स में हम 21 दिन की शिरोधारा करते हैं, जो कि हम 3 महीने तक, मतलब 21 दिन के बाद एक गैप रख के, उसका थोड़ा 7 से 8 दिन का गैप रख के फिर वापस करते हैं। और अगर मतलब नए पेशेंट रहेगा जिसको बीमारी ये ज्यादा दिनों से नहीं है, कोई तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है जो कि जल्दी हल हो सकती है, तो हम उनको 7 दिनों की भी बताते हैं। कुछ पेशेंट में नींद बिल्कुल नहीं आती है, और ऐसे पेशेंट मतलब सालों से नींद की दवाइयां लेते रहते हैं, तो उनमें ज्यादा समय लगता है। उसके साथ ही साथ में पेट के अंदर मतलब दवाई भी लेनी जरूरी है, जैसे कि आयुर्वेदिक कुछ चूर्ण रहते हैं, कुछ सिरप्स रहते हैं, उनका भी हम इसके अंदर अवलंब करते हैं, और पेशेंट को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताकर उनको उनके बॉडी का डिटॉक्स भी कर उनको ये शिरोधारा एडवाइस करते हैं इतने दिनों के लिए। ऐसा अभी आपने कुछ टर्म्स पहले यूज की, इंटरमिटेंट फास्टिंग, या हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। काफी बार डिटॉक्सिफिकेशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग को वेट लॉस के साथ रिलेट किया जाता है। तो क्या पंचकर्म, आपने बोला डिटॉक्सिफिकेशन और पंचकर्म एक ही है, तो क्या पंचकर्म का यूज वेट लॉस के लिए भी किया जा सकता है? जी, सही कहा। वेट लॉस के लिए हम जो पंचकर्म करते हैं उसमें प्रमुख से वमन, विरेचन और बस्ती करते हैं। इसके अलावा उद्वर्तन, मतलब जो आप दिवाली में उट्टन लगाते हैं, महाराष्ट्र में ये पद्धत है कि दिवाली में उट्टन लगाते हैं, लेकिन जो सही बताया गया है, मतलब कैसा करना चाहिए, उद्वर्तन उसका वो सही नाम है, उससे उट्टन ये
आया है। तो जो उट्टन है मतलब कि उद्वर्तन है आयुर्वेद में, ये सिर्फ ठंडी में करना चाहिए ऐसा नहीं है, या फिर दिवाली में सिर्फ करना चाहिए ऐसा नहीं है। उसका इस्तेमाल आप फैट लॉस के लिए भी कर सकते हैं। जिन जिन लोगों की फैट मतलब बहुत ज्यादा उनको ओबेसिटी है, अलग अलग प्रकार की ओबेसिटी रहती है, उनमें जिसमें मेद धातु यानी कि फैट जिसमें ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे लोगों में ये पंचकर्म यानी कि वमन विरेचन के बाद में उद्वर्तन और फिर उसके बाद में बस्ती, ये पंचकर्म करना चाहिए। इसके फायदे उनको बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं। सिर्फ उद्वर्तन करने से 7-7 दिन में इंच लॉस होता है। मतलब कि वो कहते हैं हमारे कमर के ऊपर फैट बहुत ज्यादा है, तो ये हमको कम करके दीजिए। तो वो इंच लॉस के लिए उद्वर्तन ये पंचकर्म बहुत फायदेमंद रहता है। साथ ही साथ में जब आप वमन विरेचन करते हैं तो इसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया बढ़ जाती है। जो कि आप देखेंगे कुछ कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारा सर हम डाइट करते हैं, हम एक्सरसाइज रोजाना 1 घंटा करते हैं, मैं इतना घंटा चलती हूँ या चलता हूँ, फिर भी मेरा ना वजन 1 भी किलो कुछ कम नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट में उनमें मेटाबॉलिज्म का दिक्कत रहती है, उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो रहती है जनरली ऐसे लोगों से जिनका वजन कम रहता है। तो थोड़ा भी खाते हैं और मेरा वजन बढ़ जाता है सब, ऐसे कहने वाले लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो रहता है। तो उन लोगों के लिए ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, मतलब ये बहुत ऐसा क्रूड लैंग्वेज हो गया, लेकिन फिर भी वमन विरेचन ये मेटाबॉलिज्म बढ़ा के उनमें फैट लॉस या फिर वजन कम करने के लिए उनको हेल्प करता है। जी थैंक यू। अभी जो आपने उद्वर्तन बोला और उपटन के साथ आपने उसको रिलेट किया, आपने बोला उधर से उपटन ये शब्द आया है, तो उसका प्रोसेस क्या है? क्या हम ये घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसा पंचकर्म है जो आप घर पे कर सकते हैं। उपटन और उद्वर्तन ये एक ही है। तो उद्वर्तन में क्या किया जाता है कि त्रिफला चूर्ण है, उसके साथ में आप चने की दाल का पाउडर बना के, मतलब उसका जो पीठ है बेसन का, उसको मिला सकते हैं, या फिर मसूर की दाल के पाउडर को भी उसके साथ में मिला सकते हैं। दोनों को समान मात्रा में लीजिएगा और उसको आप एक मिक्स करके रखिएगा। साधारण आपको मतलब ये पाव किलो यानी कि 250 ग्राम आपके पास ये रखना चाहिए। और नहाने से पहले आपको ये चूर्ण ऐसा मतलब रूखा ही लेना है, ड्राई पाउडर इसकी लेकर उसको आपके बदन पे जहां पे आपको फैट है, जैसे कि कहाँ रहता है जनरली, तो ये कमर के जगह पे रहता है, उसके बाद में आपके गले के नीचे रहता है, या फिर आपके आर्म्स पे रहता है, वहां पे ये ज्यादा करके फैट डिपोजिशन ऑफ बॉडी रहता है, जो कि फैट लोगों में मतलब ओबेस लोगों में दिखाई पड़ता है। तो वहां पे राउंड मोशन में मतलब गोल तरीके से घुमा कर उसको 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक आपको ये करना है। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका वजन भी कम होगा। अगर आप डाइट के साथ ये सब करेंगे तो आपको जल्दी फायदा दिखेगा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने डिटेल में हमारे सारे प्रश्नों के जवाब दिए। सिर्फ जाते जाते क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल, जो पंचकर्म है ये रुग्णों के लिए ही नहीं तो स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी है। बस उनको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पंचकर्म है वो पंचकर्म क्लिनिक में आयुर्वेद चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार ही करना चाहिए। जी थैंक यू वंस अगेन सर। मुझे यकीन है हमारे दर्शक आपकी दी गई जानकारी का इस्तेमाल अपनी सेहत को सुधारने के लिए जरूर करेंगे। दोस्तों, अब अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।